गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू दी गेट सेट बायो। आज हम लोग जो रिव्यू देख रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड के बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर का है, जो 2019 के अंदर जो बच्चों ने टॉप करा था उसकी आंसर शीट जो होती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी जाती है। मैंने वो वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसका जो रिलेटेड वीडियो है कि कैसे हम लोग कोई आंसर शीट को डाउनलोड करके देख सकते हैं या अपने जज कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर जो था किस तरह का था, कैसे जो बच्चों ने अपना अटैम्प्ट किया होगा, तो आप लोग उस वीडियो के थ्रू जाकर अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे आगे का प्रोसीजर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू राजस्थान बोर्ड बायोलॉजी टॉपर का। देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग एक छोटा सा कोटेशन देखते हैं। हमारे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 का ये पेपर है और ये बायोलॉजी का पेपर है। 3.25 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहता है, 56 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसके अंदर कुल मिला के 11 पेज हैं और 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, इसके अंदर आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर, देखो इसमें यहाँ पे दिख रखा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आप लोगों को अपना रोल नंबर जो होगा वो अंकित करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे, ठीक है। और आंसर शीट का जो नंबर होगा या फिर जो आंसर शीट दी जाएगी वो केवल एक ही दी जाएगी। अगर कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक एक्स्ट्रा आंसर शीट दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगला जो होगा वो आप लोगों के लिए 6 नंबर वाला जो पॉइंट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अंदर देखा है कि आपका जो पेपर होगा वो 4 भागों के अंदर डिवाइड करके दिया गया है। आपका पेपर आपको 4 भागों के अंदर डिवाइड करके दिया गया है। ये टेबल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। देखिएगा, 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 1 मार्क्स के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो 14 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो अपना सी सेशन आता है, उसमें 25 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। और जो 28 से लेकर 29 तक डी सेक्शन आता है या द भाग आता है, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसी तरह रेस्पेक्टिवली इसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी मेंशन किया गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर 7 नंबर वाला पॉइंट आता है कि इसके अंदर एक आंतरिक विकल्प दिया होता है। आंतरिक विकल्प का मतलब होता है और के अंदर क्वेश्चन दिया होता है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो और के अंदर दिए जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ये 14th नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन होगा, 28 नंबर का क्वेश्चन होगा, 29 नंबर का क्वेश्चन होगा और 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए अथवा में या इंटरनल चॉइस के साथ में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बोर्ड रिव्यू देखने के, जिसके अंदर मैंने एक टॉपर का जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी थी, उसी के थ्रू आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बोर्ड का एक पेपर। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट जो है वो हमारा सेक्शन ए का है, इसमें लिखा हुआ है खंड अ, मतलब सेक्शन ए है। तो देखिएगा, ये एक टॉपर बच्चे की, किसकी, एक टॉपर की एक आंसर शीट है। इस आंसर शीट के अंदर उसने कैसा अपना अटैम्प्ट करा है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि भाई डिफाइन ए गैमोस्पर्मी, डिफाइन करना है हमें ए गैमोस्पर्मी क्या होती है। तो देखना इस बच्चे ने क्या करा है। देखो, अब इस कॉपी के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉपी के अंदर आप लोगों को देखो, कॉपी का जो पार्टीशन होता है वो 3 भाग में बटा रहता है। एक ये बीच में छोटी सी जो लाइन है वो दूसरी होगी, ठीक है। और ये की होगी तीसरी। क्यों? क्योंकि ये लाइनों के थ्रू इसने क्या करा है, लाइनों के थ्रू इसने क्या करा है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा लाइन के इधर वाला, और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी को इन्होंने क्या करा, 3 भाग में बांट दिया है। देखो, इस वाले सेशन के अंदर जिसमें मैं ये यहाँ पे रेड कलर से मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क करा है मैं, इस वाले भाग के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना होता है। इसमें एग्जामिनर हमारी मार्किंग करता है कि आपके कितने नंबर आए होंगे। और अगला जो आप लोगों को ये छोटा सा आपने देखा होगा कि ये पोर्शन दिख रहा है, ये छोटा सा बीच के अंदर जो 2 लाइनों के थ्रू यहाँ से बटा हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को अपने क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिटेल देनी पड़ती है। और क्वेश्चन और आंसर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन जो होता है, ज़रूरी नहीं है आप लोग अपना क्वेश्चन उतारिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आप लोग क्वेश्चन डालकर देन आंसर डालकर, और आंसर भी इस तरह से डालिएगा कि भाई क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर लिखा हो। कहीं आप लोग क्वेश्चन कहीं और लिख रहे हो, आंसर कहीं और लिख रहे हो, तो बहुत आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। तो जैसे इस बच्चे ने क्या करा है, जैसे ए गैमोस्पर्मी की बात करी है, तो ए गैमोस्पर्मी में इसने बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या फॉर्मेशन ऑफ अ सीड देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अगर सीड
या एम्ब्रियो बन रहा है वो क्या कहलाता है वो प्रोसीजर, एगैमोस्पर्मी कहलाता है। और उसने सबसे मेन चीज़ है कि सीड फॉर्मेशन, इसने लिखा है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो हो रहा है तो एगैमोस्पर्मी होगा। ये बिल्कुल सही था, करेक्ट था, इसलिए इसको फुल मार्क्स मिले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो इसने क्या करा, एक पार्टीशन कर दिया लाइन के थ्रू कि भाई मेरा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मृदा में किस तत्व की कमी के कारण नींबू सिट्रस में शीर्षरंबी रोग पाया जाता है, मतलब डायबैक डिजीज ऑफ लेमन की पूछ रहा है। कॉपर के कारण पाया जाता है। पहले इसने थोड़ा गलती करी। देखो गलती अगर कोई भी चीज़ करते हो, मान लो आपने जिंक लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, जिंक लिख दिया, अगर आपको लगे कि इसका आंसर जिंक हो सकता है और लगा फिर आपको बाद में ये लगेगा भाई नहीं ये गलत है, तो आपको वन लाइन के द्वारा इसको काटना है, आपको ऐसे घसड़ पसड़ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो कितना हाईलाइट हो गया है, ये आराम से कोई देख सकता है कि भाई इसने गलती करी है। और इसने क्या करा है, नॉर्मली क्या करा है, एक लाइन के थ्रू इसने इस चीज़ को काट दिया और साइड में कॉपर लिखकर उसका सिंबल भी बता दिया ताकि मेज़र करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन कहता है कि भाई राइट क्लास ऑफ एंजाइम्स विच कैटेलाइज एंड ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसी आप लोगों को मतलब एंजाइम के बारे में लिखना है जो रिडक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है, तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। बिल्कुल सही है ये वाला इसका करेक्ट गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन विच इज़ यूज टू स्टोर पोटैटो ट्यूबर। एक ऐसा हार्मोन का नाम बताना है, एक ऐसा पादप हार्मोन का नाम बताना है जो आलू के कंदों को छोटा करने के लिए या उसको स्टोर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब उसको कहते हैं ऑक्सिन। तो ऑक्सिन बिल्कुल सही गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला भी आंसर सही गया। आगे की बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ द टेक्निक मेक लैक ऑफ अ कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल कॉपी इन वेरी लिमिटेड टाइम। मतलब बहुत ही कम समय के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए की एक बड़ी सारी कॉपी तैयार कर सकते हैं। एक लिमिटेड समय के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, डीएनए की एक बड़ी सारी कॉपी तैयार करी है। तो आप लोगों को पता है कि पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है। क्या होती है पीसीआर, कौन सी टेक्निक होती है, पीसीआर। पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, डीएनए के एक छोटे से छोटे मटेरियल को क्या कर देता है, एम्पलीफाइड कर क्या कर देता है, बड़े भाग तैयार कर देता है, जिस और बहुत ही कम समय में हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीसीआर कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये इसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिख दिया है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन बायोगैस। बायोगैस क्या होती है वो आप लोगों को लिखना था। देखो सबसे पहले इसने क्या करा है, क्वेश्चन आंसर लिखा, बायोगैस लिखा, बायोगैस को उसने अंडरलाइन करा है पेंसिल और आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। बायोगैस इज़ द गैस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल्स, जो ओरिजिनेट होती है एनिमल से एंड प्रोड्यूस द मैनी अदर टाइप ऑफ फ्यूल। ये जैसे फ्यूल जो होता है वो बन सकता है। जैसे इसने बात करी यहाँ पर हम बायोगैस के जो फ्यूल की बात करेंगे वो क्या होगा, मीथेनोजन बैक्टीरिया। मतलब मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, काऊ डंग हो गया या फिर कोई दूसरे एनिमल्स के डंग्स हो गए, उसके थ्रू क्या करता है, उसका मतलब जो फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन मतलब विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर उसका फर्मेंट करेगा और वो क्या करेगा, एक गैस बनाएगा जिसका नाम होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया। वो क्या करता है, एक मीथेन गैस का निर्माण करता है। देखिएगा इस मीथेन गैस के मतलब बायोगैस का कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी और साथ के अंदर इसके अंदर CH4 भी मौजूद होगी। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वो 40% होता है और मीथेन का जो प्रतिशत होगा वो लगभग 43% का होगा और 1% अन्य गैसें होती है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला अपन देखेंगे भाई कि रुधिर में थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली रुधिर कणिकाएं कौन सी होती है। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ऐसी कार्पसल्स का नाम बताना, प्लेटलेट। आराम से बता सकते हो आप लोग, इसका आंसर प्लेटलेट होगा। नेक्स्ट बताते हैं, नेम द पॉइंट ऑन रेटिना वेयर बोथ रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट। नेम बताना है हम लोगों को रेटिना के ऊपर जिसमें कोन और मतलब कोन्स भी और रॉड भी सब मतलब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु होता है रेटिना पर, ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या होता है, तंत्रिकाएं जो होती है, दृक तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, वहाँ पर किसी भी तरह की तंतु और शल्यकाएं नहीं पाई जा सकती। उसको ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने मानव शरीर को तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है। सबको पता है
3F और 4S। 3F के बारे में बात करें ना, फियर, फ्लाइट एंड फ्लाई। एड्रीनलिन हार्मोन या नॉन एड्रीनलिन हार्मोन, ये दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ये संकटकालीन हार्मोन कहलाते हैं। मानव में प्रथम ग्रीवा कशेरुक क्या कहलाती है, आप लोगों को पता है, एटलस कहलाती है। मैंने पहले ही बता रखा है, मानव के अंदर सबसे पहली जो ग्रीवा कशेरुक होगी वो कौन सी होगी, एटलस होगी। अगली वाली जो होगी वो कौन सी होगी, एक्सिस होगी, ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट के बारे में तो आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन दूसरे के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्सिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला कि रोपण क्या होता है। रोपण का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब ट्रोफो एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती है, जब वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो क्या करती है, यूटेरस के साथ कोरियोनिक विलाई के साथ में क्या कर जाती है, बाउंड कर जाती है। और जब यूटेरस की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो पूरे एम्ब्रियो को कवर्ड कर लेती है, या पूरे ब्लास्टोसिस्ट को जो कवर्ड कर लेती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन को प्रोसेस को देखिएगा, इसने बता रखा है द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द एंडोडर्मिस ऑफ यूटेरस। एंडोडर्मिस ऑफ यूटेरस मतलब यूटेरस के एंडोडर्मिस के साथ में जो एम्ब्रियो है उसके चिपक जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। बहुत अच्छी और शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दे रखी है, फुल मार्क्स देने का मन करता है इसमें एग्जामिनर का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अगर हम लोग देखें कि 12th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड। अब आपको क्या बताना है, देखो सीधी सी बात है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड। देखो मेजरमेंट अगर आप एक ऐसा हीमोग्लोबिनोमेट्री की बताएं जिसके, देखो हीमोग्लोबिनोमेट्री क्या होती है, वो जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को काउंट करके बता दें। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। तो हीमोग्लोबिनोमेट्री एक ऐसा मापांक होता है या मापक होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्लड के अंदर या ब्लड सैंपल के अंदर क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का मतलब परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना होगा। जैसे 100 ग्राम ब्लड के अंदर, अगर 100 मिलीग्राम ब्लड के अंदर जो होगा वो 16 से लेकर 18 ग्राम तक जो होता है, महिलाओं के अंदर लगभग 12 से लेकर 14 ग्राम तक का जो होता है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एमआरआई की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का काम क्या होता है, आंतरिक अंगों का, टिश्यू का, ऊतकों का जो होता है 3D या त्रिआयामी दृश्य देखने के काम में आता है। इसके द्वारा हम लोग शल्य चिकित्सा के अंदर सहायता ले सकते हैं, या कोई दूसरे चिकित्सक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना संशोधन कर सकते हैं कि किसी तरह का क्या डैमेज हुआ है बॉडी के अंदर, कौन सा ऑर्गन वर्क सही नहीं कर पा रहा है, या ऑर्गन के अंदर किस तरह का डैमेज हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खंड ब सेक्शन डी। चलिए देखिए, अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो 14th नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है डीपीडी ओपी टीपी में क्या संबंध है। डीपीडी का मतलब होता है डेफिसिट इन पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी तरह से ओपी का मतलब क्या होता है, ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी तरह से टीपी का मतलब होता है टर्जर प्रेशर। इसके अंदर हम लोगों को क्या बताना है, एक रिलेशन बताना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूज़न या डेफिसिट प्रेशर डेफिशिएंटी, और ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर के बारे में हम लोगों को क्या करना है, एक रिलेशन बताना है। देखो इसने किस तरह से बताया है, देखो सबसे पहले रिलेशन बताने के लिए इसने एक फॉर्मूले का सहायता लिया है ना। अगर हम लोग फॉर्मूले की सहायता से समझा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक स्टेटमेंट भी लिखकर और लास्ट में एक फार्मूला लिख सकते हैं कि भाई ये वाला इसका स्टेटमेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करा है, इसने बता दिया है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि भाई वाटर पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एस सॉल्यूशन प्रेशर के, और पी फॉर का जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के, इनके दोनों के बराबर होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह रिलेशन बताकर भी क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, और बता सकते हो कि एक प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, डीपीडी कितना होगा, टीपी कितना होगा, टर्जिट प्रेशर और ये कितनी रहती है, कैसा ये होता है। तो ये आप लोग नॉर्मली एक छोटे से स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हो। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स का दे रखा है। इसका मतलब देखना, सबसे पहले तो इसने बता दिया कि भाई इन दोनों का रिलेशन मतलब आप लोगों को केवल एक फॉर्मूला लिखना था। यहाँ पर इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह जज करा है कि संबंध पूछा है तो मुझे फॉर्मूला लिखकर बता देना है कि भाई संबंध यही होता है। नेक्स्ट अगला बात ये कहता है कि एक श्लत कोशिका में ओपी और डीपी तुल्य होते हैं, कारण बताइए। अरे कारण क्यों बताइए, इसके अंदर सीधी सी बात है भाई, टीपी जो होता है वो 0 होगा, टर्जर प्रेशर जो होगा 0 होगा। टर्जर का मतलब क्या होता है, जब फूली हुई जो कोशिका होती है या सेल होती है वो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाती है। यहाँ पर मैं आप लोग को देखो सीधी सी बात बता देता हूँ, बच्चे ने बता दिया रिलेशन ये होता है।
देखो बच्चे ने अगर हम लोगों को बता दिया भाई रिलेशन जो होगा वो हमारा ये वाला रिलेशन होता है। देखो बच्चे ने रिलेशन तो अपन को बहुत जल्दी से बता दिया, लेकिन देखो अगर इसके अंदर वो देखा जाए तो ओपी और डीपीडी में क्या तुल्य होता है, तो ध्यान रखना शलत कोशिका बता रहा है। शलत कोशिका का मतलब पिचकी हुई। देखो एक ये सेल है ना, अगर ये सेल के अंदर मैं क्या करूँ, बाहर से पानी भरूँ तो ये सेल क्या होगी, फूलेगी। और फूलेगी तो क्या होगा, इसकी भित्ति के ऊपर दाब लगेगा। भित्ति बाहर की तरफ जो दाब लगाती है उसको भित्ति दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं या वॉल प्रेशर कहते हैं। और फूली हुई कोशिका कोई दाब लगाती है तो वॉल प्रेशर या टर्जर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं। तो टीपी जो होगा वो क्या होगा, बराबर देखो ज़्यादा होना चाहिए ना, तो टीपी ज़्यादा होता है। उसी तरह से अब ये बोल रहा है कि श्लथ कोशिका, अरे श्लथ कोशिका बाहर की तरफ दाब लगा पाएगी क्या, अरे बाहर की तरफ दाब लगा पाएगी क्या। श्लथ कोशिका पिचकी कोशिका का टीपी जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर टीपी ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो टीपी और ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसका जो होता है डी पी डी इज इक्वल टू द ओ पी माइनस टी पी, है ना, ओ पी माइनस टी पी, ये इसका एक फार्मूला होता है ना, ओ पी माइनस टी पी इसका एक फार्मूला रहता है। तो यहाँ पर टी पी की वैल्यू जो होती है वो कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए जो डी पी डी बराबर हो जाता है वो किसका बराबर हो जाएगा, ओ पी के बराबर होता है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई आगे क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन इसने कर लिया है ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो 14 क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया था कि एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, वो हमें दिख गई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। देखो 15th वाला क्वेश्चन आता है, मृदा में उपस्थित क्रांतिक तत्वों के नाम बताइए। अरे मृदा में उपस्थित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। CHO और N तो रहना बहुत ही पॉसिबिलिटी की बात है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये वाली बात जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। और भी आप लोग बता सकते हो, जैसे ये बच्चे ने बताया क्रिटिकल एलिमेंट जो होता है वो यही होता है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट बताया किन तत्वों की न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम कलिकाओं में दृश्य होते हैं। भाई कैल्शियम, सॉरी, जैसे हम लोग बात करें कैल्शियम और जो मतलब बोरोन होता है, उसके लक्षणों के कारण क्या होता है, न्यूनता सबसे पहले दिखाई देती है। बहुत अच्छा इसने आंसर दिया है, बहुत अच्छे नंबर इसको मिले होंगे। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी इस तरह से तैयारियां करें। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा इसमें दे रखा है कि लैम्डा जीवाणुभोजी का वाहक के रूप में M13 से ज़्यादा महत्वशील होता है। क्यों होता है, कारण बताते हुए कथन बताइए। ठीक है, इसकी पुष्टि भी करनी है हमको। देखो अ बैक्टीरियोफेज इज मोर इंपॉर्टेंट वेक्टर इन द इज कंपेयरिंग टू M13। अब देखो ये पूछ रहा है बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी जो होता है वो हमारे जैसे हम लोग बात करें कि ये M13 जो बैक्टीरिया होता है, वो सॉरी वायरस होता है, इससे कैसे, मतलब ये दोनों वायरस ही हैं लेकिन कैसे ये एक दूसरे से ज़्यादा मतलब महत्वशील हो गया। तो देखो इसने बताया है कि जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट वेक्टर होता है, वेक्टर M13 के लिए होता है बिकॉज ऑफ अ फॉलोइंग। इसने बता दिया कि फ्री ऑफ रेप्लिकेट मतलब ये स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, इजीली अवेलेबल, आसानी से वातावरण के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल टाइप का होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी क्लोनिंग जो होती है वो पावरफुल होती है और 24 KB तक, 24 KB किलोबाइट तक आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई विजातीय भारी DNA को मर्ज करा सकते हो। ठीक है, इसका DNA जो होता है वो लीनियर टाइप का होता है, डबल हेलिक्स होता है, मतलब नॉर्मल जो हमारे जैसे जीवों के अंदर पाया जाता है, मतलब आसानी से हमारे अंदर क्लोन करा जा सकता है। ठीक है, और इट इज़ द बैक्टीरियोफेज ऑफ ई कोलाई, और ये ई कोलाई का एक बैक्टीरियोफेज है, दैट इज़ वाई। बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर 15th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th वाला क्वेश्चन की तो बात हो गई, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 17th वाले क्वेश्चन की। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण को समझाइए। एग्रोबैक्टीरियम जो मतलब मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर इंडिकेटिंग जीन जो होते हैं, मतलब TI जीन को इंडिकेट कराया जाता है। TI जीन का मतलब आपको पता ही है वैसे ही, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेशियम होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये भिंडी का पादप हो गया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं TI प्लाज्मिड जो होता है उसको क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, मतलब इंसर्ट करवाते हैं। तो इसकी पूरी जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 18th वाले पार्ट की, तो 18th वाला, अच्छा ये है भी 18th वाला क्वेश्चन और आया भी चैप्टर नंबर आपके 18th वाले पार्ट से ही है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये मूंगफली जो होती है वो क्या होती है। देखो आप लोगों को पूछा नारियल जो होता है, देखो इसमें पूछा क्या है, पादप का नाम बताओ और
भाग में एक उपयोगी भाग बताओ भाई क्या खाने वाला है। तो नारियल का तो सीधा सीधा भ्रूण पोष है। नारियल का अगर आप लोग देखोगे, नारियल के खाने वाले भाग को देखोगे ना, तो वो जो वाला पार्ट होता है वो कोशिकीय भ्रूण पोष होता है। आप लोगों से पूछना, कोशिकीय भ्रूण पोष होता है या कोशिकीय भ्रूण पोष होगा या केंद्र के भ्रूण पोष होगा। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा जो व्हाइट कलर का सफ़ेद वाला भाग जो हम खाते हैं वो कोशिकीय भ्रूण पोष होता है, और पानी वाला भाग जो हम पीते हैं वो केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो अब नेक्स्ट मूंगफली की बात करते हैं। बताओ मूंगफली क्या होती है। मूंगफली सीधी सीधी सीड होती है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आप लौंग की बात करें तो लौंग क्या होती है यार, एक शुष्क पुष्प कलिका होती है। देखा ना, लौंग का एक फूल सा दिखाई देता है, कली दिखाई देती है। हल्दी क्या होती है, सुखाए गए प्रकंद होते हैं। राइजोम का एक उदाहरण है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी इसने कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर। अरे ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये कैसे, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित चावल, और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं मतलब इन दोनों का नाम एक ही होता है। तो ये जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर कैसे काम करते हैं। अरे बायो फर्टिलाइजर रहने का काम क्या होता है, सहजीवी जीवन यापन करते हैं। कहाँ पर सहजीवी जीवन यापन करते हैं, पादप की जड़ों के साथ में और मिट्टी के अंदर। आ जाएगा समझ में। तो पादप की जड़ें और मिट्टी के साथ में ये लोग क्या करते हैं, सहजीवी जीवन यापन करते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि बहुत अच्छा इसने डिस्क्राइब कर रखा है इसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट फर्टिलाइजर क्रॉप एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ यील्ड ऑफ द क्रॉप। मतलब ये क्या करते हैं, पौधों की पैदावार को बढ़ाते हैं, फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। उसी तरह फोटोसिंथेसिस इसमें जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो इसमें C2 साइकिल या C2 साइकिल नहीं चल पाएगी। C2 साइकिल नहीं चल पाएगी तो देखो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन जो होगा या एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बनेगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो इसके अंदर फूड स्टोरेज की क्षमता आएगी और इसी थ्रू पादप की जो होगी वो ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम बताइए। देखो श्वसन संबंधी 2 रोगों के अगर नाम बताएं तो इसने देखो इसने बोला है कि रोगों को समझाइए। नाम बताते हुए मतलब नाम भी बताइए और समझाने का 1 नंबर दिया। नाम 2 रोगों के नाम बताने हैं तो 2 रोगों को समझाना भी है। तो एक आ गया अस्थमा और एक हो गया ब्रोंकाइटिस। इसी तरह एम्फाइसीमा भी हो गया, बहुत सारी डिसऑर्डर्स ऐसे हो गए, एम्फाइसीमा हो गया, है ना, सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो क्या हो गए। देखो अस्थमा जो हो गया उसके अंदर क्या हो जाता है, अस्थमा के अंदर के जो व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांस लेने और देने में दोनों के अंदर दिक्कत आने लग जाती है। मोस्टली इसको छोड़ने में दिक्कत आने लग जाती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो जाता है भाई, ब्रोंकिस जो होती है हमारी ब्रोंकी जो होती है वो कोई वायरल के या फिर कोई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाने के कारण क्या हो जाती है, डिजनरेट होना स्टार्ट कर देती है, जिससे जो व्यक्ति को सांस लेने में जो होती है वो दिक्कत हो जाती है और इसमें ब्रोंकाइटिस जो होती है वो सूज जाती है इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, उसकी तरह बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 21 क्वेश्चन की कि भाई हार्मोन का नाम बताइए जो कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्तन को प्रेरित करता है और कॉर्पस ल्यूटियम के क्षतिगत होने पर उत्पन्न होने पर प्रभावित करता है। देखो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे, अगर कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्तन को प्रेरित कर रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, LH हार्मोन होगा। भाई LH हार्मोन क्यों होगा, तो आपने कभी नाम सुना होगा LH सर्ज। LH सर्ज कब होता है, जब कॉर्पस, देखो कॉर्पस ल्यूटियम बनती कब है, जब ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो बर्स्ट होती है। ग्राफियन फॉलिकल के बर्स्ट हो जाने से, ग्राफियन फॉलिकल जैसी बर्स्ट होती है, आप लोगों को पता है कि है ना, मतलब एक एग रिलीज होता है। एग रिलीज हो जाने के कारण मतलब सेकेंडरी फॉलिकल जो होगी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होगी, देन वो एग रिलीज करती है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो उसके अंदर LH सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा चर्म स्थिति पर होता है, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और उसी तरह प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो हो जाता है वो कैसा होने लग जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है, ताकि यूटेरस की जो लेयर है, जो मतलब अंदर वाली जो मतलब मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करने लग जाती है, कवर होने लग जाती है। आ जाएगा समझ में। तो इसने बहुत अच्छा बताया कॉर्पस ल्यूटियम के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभाव क्या होते हैं। भाई कॉर्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो गई, आप लोगों को पता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो बढ़ रहा था कम हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी क्या करती है, सीक्रेट करवाने का काम करती है। वो सीक्रेट नहीं हो पाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल गिर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक अनियमितता आ जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मानव शुक्राणु की संरचना बनाई है। मानव शुक्राणु की संरचना के अंदर बिल्कुल इसने एक्रोसोम बना दिया है, गोल्जी बॉडीज़ के ग्रेन्यूल्स भी इसने बना दिए होते तो बहुत अच्छा होता। हेड बना दिया, वेरी गुड। DNA मटेरियल इसने बना दिया है। मिडिल पीस बना दिया, मिडिल पीस के अंदर छोटे छोटे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी दिखाए जाते तो बहुत अच्छा होता। टेल बता दिया है इसने, टेल के बारे में ह्यूमन स्पर्म बता दिया। देखो जनरली इसने क्या करा है, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है और 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हेड, मिडिल पीस और टेल के बारे में इसने बता दिया। थोड़ी बहुत
इसने देखो लेबलिंग बहुत अच्छी करी है, थोड़ा डायग्राम जो होता है इसने रफ टाइप का बनाया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डायग्रामेटिकली अगर चीज़ों को और समझाया जाता है। देखो इसमें नीट एंड क्लीन इसने बनाया है, इसलिए इसको फुल मार्क्स मिले। केवल यहाँ पर बच्चा जानता क्या है वो चीज़ मेजर करती है। देखो यहाँ पर सेंट्रियल होता है, सिलेंड्रिकल सेंट्रियल होता है, आप लोगों को बताना चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, और एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो होता है वो आर्ट के अंदर बहुत अच्छा, मतलब आपको पता है ना, विज्ञान भी एक कला ही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पढ़ना भी एक कला ही होती है। तो यहाँ पर डायग्राम जो होगा वो आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग ये थोड़ा वैसा है, लेकिन इसने बहुत अच्छा एफर्ट्स दिखाया है, बहुत अच्छे मार्क्स इसको मिले हैं। इसका मतलब यही है कि भाई एफर्ट इसका बहुत अच्छा था, इसने हर चीज़ को मेंशन करा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डायग्रामेटिकली पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का। हेड, और हेड को आप लोग क्या बता दोगे भाई, हेड को आप लोगों को बता देना है भाई इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे मिलता है, सेल कैसे मिलती है, आगे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल मिलता है, गोल्जी बॉडी जो होती है उसके मिलने से बनता है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन दे रखा है। नेक्स्ट बात करा, देखो इसमें मिडिल पीस के बारे में बता दिया, इसमें यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल इसने बता दिया, लेकिन वहाँ मेंशन नहीं करा था। मिडिल पीस के अंदर पाए जाते हैं। टेल के बारे में बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, है ना। अच्छा सॉरी, टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये इसको चलने में सहायता, स्फूर्ति प्रोवाइड करने में काम करते हैं। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, 23 वाला क्वेश्चन के अंदर हम लोग दे रहे हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होता है, आप लोगों को एक टर्म दे दी जाएगी, ये सीक्वेंस है किसका, हमारे न्यूक्लियोसाइड का सीक्वेंस होता है, इसको आपको सीधा कर आपको बताना है कि क्या हो रहा है। तो देखो आप लोगों को बताना, जैसे मैंने बात करी कि इसके अंदर आप लोगों को बताना पड़ेगा, जैसे सीधी सी टर्म लिखी हुई है कि ATGC दे रखा है, अचानक से क्या हुआ, ACGCATGC। देखो सी तो सेम कट रहे हैं, जी पे ओवरलैप हो रहा है, टी ओवरलैप हो रहा है, ए हो रहा है, सी हो रहा है, जी हो रहा है, ए हो रहा है, लेकिन बचा क्या, टी का अचानक से सी में बदल जाना आप लोगों को क्या बताता है। अरे टी का अगर अचानक से सी में बदल गया मतलब क्या होगा, थाइमीन का अगर सीधा साइटोसिन में बदल जाना है, आप लोगों को क्या बताएगा, ट्रांस। तो बताओ इसको ट्रांजिशन कहेंगे या ट्रांसवर्जन कहेंगे, बताओ इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांजिशन की। भाई इसके अंदर क्या होता है, एक प्यूरिन का पिरीमिडीन में या पिरीमिडीन का प्यूरिन में बदलने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिशन कहलाती है। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है ATGA, मतलब सी वाला भाग ए में ही बदल गया, मतलब ये जो लाइन दे रखी है ना बीच में, ये छोटे सी वाला भाग ए में बदल रहा है, मतलब साइटोसिन जो होगा वो क्या बनेगा, एडिनोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। इस वाले प्रोसेस को इसने ट्रांसवर्जन कहा है, बहुत अच्छा दिया आंसर इसने। नेक्स्ट इसको पूरे नंबर मिले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा अगली चीज़ क्या होती है, अमीबा पेचिश रोग के रोग कारक का नाम बताइए। देखो इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गड़बड़ कर आ जाते हैं, इसलिए नंबर कट जाते हैं यहाँ पे। और आप लोगों को ध्यान रखना ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग है ना क्या करते हैं, जैसे 42 वाला चैप्टर जो होता है आप लोगों की बायोलॉजी की बुक का, जो RBSC की बुक का है, उस 42 वाले चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। 42 वाला चैप्टर हो गया, उसी तरह से आप लोग है ना, जैसे मान लो कि 38 से लेकर 42 वाले चैप्टर पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप लोग ध्यान रखना 38 से लेकर 42 वाले चैप्टर जो 5 चैप्टर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि जनरली 40 वाला चैप्टर तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो क्या क्या स्थितियाँ आती है। अमीबा हिस्टोलिका जो होता है उसके द्वारा ये डिजीज़ होती है, सिम्टम होता है भाई अल्सर हो जाते हैं इसके अंदर, कभी कभी इसमें पेट में छाले भी हो जाते हैं, उसके साथ में क्या हो जाता है इसके अंदर हमारी भूख अनियमितता हो जाती है, दस्त लग जाते हैं हमें, और पेट में दर्द होता है ना। इसके तरह प्रिवेंटेशन क्या कर सकते हैं, उबला हुआ पानी पीना होता है, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए थे, और ना किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ड्रिंक द बॉइलिंग वाटर, सब इसमें लिखा हुआ है इसने। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगला कि एक प्रतिबीजांड की संरचना, मतलब एक एनाट्रोपस ओव्यूल की संरचना क्या होगी। आप एक कैप्सुला का ओव्यूल देख लो, कैप्सुला अगर आप लोगों को कोई ने पढ़ाया होगा तो कैप्सुला का ओव्यूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई एक ओव्यूल जो होता है वो आप लोगों को कैसा दिखाई देता है, एक ओव्यूल की संरचना आप लोगों को इस तरह से बनानी पड़ेगी। बहुत ईजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को इस तरह से मेज़र कर सकते हैं कि ये हाइलिम वाला पार्ट रहता है, चैलाजल वाला पार्ट रहता है, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट रहता है, ये इसका क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर भी जो होगा एग वाला पार्ट रहेगा। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के समझा सकते हैं। जैसे इसने एक एनाट्रोपस ओव्यूल को क्या करा है, तिरछा बनाकर बता दिया, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड बता दिया, इसके अंदर इसने ना जो एम्ब्रियो सैक है उसको भी बहुत अच्छी तरह से बताया इसकी। अच्छा, एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होगा अंदर से वो 7 सेल्ड का रहता है, ध्यान रखना 7 सेल्ड रहता है ये स्ट्रक्चर,
कितना रहता है, 7 सेल रहता है और 8 न्यूक्लियस रहता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 7 सेल जो रहता है वो 7 सेल रहेगा और 8 न्यूक्लियस रहेगा। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को जरूर मेंशन करना पड़ेगा अगर ये पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोग देखें 26 वाला क्या होता है। 26 वाला क्वेश्चन हमें बताता है कि डिफाइन द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बाय द चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड मतलब आपको एक पेडिग्री चार्ट के द्वारा बता सकते हो आप, जिसके अंदर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि वो जो 16 जो संततियाँ थी वो किस प्रकार उत्पन्न होती है। मतलब दो डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, इसका मतलब क्या होगा, आपको मतलब जो विपर्यासी लक्षण होते हैं या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए या तो लंबाई ले लो या उसका कलर ले लो। मतलब लंबाई के बारे में ले लो, है ना, या तो मतलब आकार के बारे में, आकृति के बारे में ले लो, या रंग के बारे में ले लो, बीच का या बीच की जो भी स्थितियाँ हैं, जैसे मुरझाया हुआ है या गोल है, तो उसके बारे में आप लेकर जो होता है वो उसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल कर पहला प्रथम पीढ़ी का जनन कराओ, फिर द्वितीय पीढ़ी का जनन कराओ, जो संततियाँ मिलेगी उसको आप चार्ट के द्वारा बता सकते हो। ठीक है, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। देखो इसने यहाँ पे मेंशन करा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो, है ना। इतना इसने बड़ा नहीं बना के बताया, लेकिन जीनोटाइप रेशो लिख दिया। बड़ा नहीं इसने मेंशन करा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर बताना होता तो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल रहा है तो उसको पूरा बताना पड़ता, जो 16 स्पीशीज़ बतानी होती। तो लेकिन इसने क्या करा है यहाँ पर, केवल जनरेशन के बारे में बता दिया और उसका रेशो बता दिया। 12 अनुपात 12 वो होता है ना, 12-24-12-12-1 वाला, और 9331 वाला जो होगा वो रेशो इसने बता दिया, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम लोगों को बताना है कि भाई अगला बात करते हैं कि हम लोग एंजाइम जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा में कमी के कारण बताइए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसी कम हो जाती है, वो सक्रियण ऊर्जा को कैसे बताना है कि सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र बताइए। देखो सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाला चित्र जो होता है वो मैं आप लोगों को अपना एक डायग्रामेटिकली चार्ट के द्वारा भी बता दूंगा कि भाई कैसे जो होगा वो इसका डायग्राम बनेगा, और कैसे मतलब एक उत्पादन ऊर्जा जो होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी और एक प्रोडक्टिविटी के बारे में और रिएक्टेंट के बारे में, दोनों के बीच में कैसे एक गैप रहता है, वो सक्रियण ऊर्जा को इसने यहाँ पे मोस्टली डिस्क्राइब कर रखा है और इसका डायग्राम भी बना रखा है इसके अंदर, इसलिए इसको पूरे नंबर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम 28 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन सेक्शन डी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर ही, इसी का पार्ट है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। और इसी से रिलेटेड है कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक आलेख का बनाई है। अब हम लोग क्या करते हैं और देखते हैं कि सजीवों में ग्लाइकोलाइसिस का क्रियास्थल क्या होता है, वो क्रियास्थल लिखिए। जैसे इसका क्रियास्थल बताओगे तो आप लोग क्या बताओगे कि कोशिका द्रव्य होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण के विभिन्न पद बताइए। तो ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को पूरा बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर 10 चरणों के अंदर संपन्न होता है। इसके अंदर का 10 एटीपी जो होती है वो टोटल बनती है, जिसके अंदर से 2 जो होती है वो क्या हो जाती है, उपयोग हो जाती है शुरुआत की फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। और 8 एटीपी का जो होता है उसके अंदर कुल लाभ होता है, 2 एटीपी का इसके अंदर उपभोग हो जाता है। तो 10 जो पूरे आप लोगों को 10 जो इसके चरण होंगे वो 10 चरणों के द्वारा जो अभिक्रिया होगी वो 10 चरणों की अभिक्रिया आप लोगों को समझानी पड़ेगी, है ना। अब इस हिसाब से अपन देखते हैं कि भाई ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया के जैव रासायनिक आरेख को भी बनाइए। भाई जो आरेख आप लोगों को दे रखा है, मतलब लाइन डायग्राम, आरेख का मतलब क्या होता है, एक लाइन डायग्राम आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखो जैसे इसने, मैं क्या करता हूँ शुरुआत में 10 चरण गिन लेता हूँ। भाई एक अभिक्रिया जो होगी वो ये वाली होगी, दूसरी अभिक्रिया ये वाली होगी, है ना। अब तीसरी अभिक्रिया ये वाली होगी, चौथी अभिक्रिया ये वाली होगी, पाँचवीं अभिक्रिया ये वाली होगी, छठी अभिक्रिया ये वाली होगी, सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं। कुल मिला के 10 चरणों के अंदर इस बच्चे ने क्या करा है, पूरा का पूरा अपना 10 चरण का स्टेप पूरा बता दिया है। मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा इसने डायग्राम बता दिया है। इसने साइटोप्लाज्म में बता दिया कि फर्स्ट वाला आंसर इसने दे दिया साइटोप्लाज्म होता है। सेकंड वाला बता दिया कि इसके स्टेप जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस तरह से इसने क्या करा है, यहाँ पर पूरा का पूरा अपना मेंशन कर दिया है। ठीक है, आरेख भी बता दिया, फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया को भी इसने सीधे समझा दिया है। समझाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड के अंदर इसमें मुझे मिसिंग लग रहा है इस पेपर के अंदर, बट इस सेकंड वाले के अंदर क्या होगा, इस सेकंड के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत मेंशन करना पड़ेगा कि कुल एटीपी का लाभ कितना होता है, कितनी एटीपी बनी होगी। तो ये इसको छोटा बहुत ब्रीफ मतलब इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो होता है वो यहाँ पर मिसिंग था, मैं देख नहीं पाया। जनरली आगे बढ़
हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और आमाशय में पाचन की क्रियाविधि बताइए। पाचन तंत्र जो था वो देखो डायग्रामेटिकली तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक्स यहाँ पर निकलती है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात करें कि ये वाला इसने यहाँ पर जो बताया, ये स्ट्रक्चर इसने बताया, यहाँ पर ये लाइन्स मिसिंग्स होती है, इसने इसको सीधा यहाँ जोड़ दिया, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बच्चे ने बहुत मेहनत के साथ में क्या करा है, अपना एफर्ट बताया और बहुत अच्छी तरह से इसको इसने लेबल्ड करा है। ठीक है, ध्यान रखना है लेबल्ड डायग्राम के जो नंबर होते हैं वो मोस्टली आप लोग ध्यान रखना है कि लेबल्ड ही करना है आप लोगों को डायग्राम। अदरवाइज़ अगर आप लोग डायग्राम को लेबल्ड नहीं करोगे तो हो सकता है आप लोगों को कुछ मिस्टेक का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर ग्लोटिस का थोड़ा बहुत मिसिंग था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ये थोड़ा बहुत ट्रेकिया का एरिया बता देते हैं कि भाई यहाँ पे जो होता है वो लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन हालांकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है ना, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को डायग्राम के अंदर ऊपर नीचे चलता है, लेकिन फिर भी ये डायग्राम जो था, इसको डायग्राम के अंदर से मैं 10/10 देना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं 12th बोर्ड के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अपना एफर्ट्स इतना ज़्यादा नीट एंड क्लियर नहीं दे पाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अपन ये पे पास ये है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और परानिषेधन क्रिया को समझाइए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन आमाशय में पाचन की क्रियाविधि को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं भाई, देखो इसने देखो मैकेनिज्म बताया डाइजेशन का जो स्टमक के अंदर होता है। देखो द फूड एंटर इनटू द माउथ इन द इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ अ एमाइलेज इन द सलाइवा। तो इस तरह से इसने क्या करा है, एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया और डिस्क्रिप्शन के साथ में उसने उस चीज़ को क्या करा, अंडरलाइन करा है। मैं भी कॉपी कर रहा हूँ इसी की जैसी। देखो इसकी जैसे जैसे इसने ये अंडरलाइन करा है। अंडरलाइन करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, और हाईलाइट करने का मतलब होता है कि आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर केवल हाईलाइट वाली चीज़ें देखकर समझ सकते हो कि मैंने इसके अंदर क्या मेंशन करा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, सीख लो आप लोग, अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो सबसे अच्छी बात ये सीख लो कि आप लोगों को पूरी चीज़ तो पता हो। देखो ये रटी हुई चीज़ें नहीं हो सकती, अगर रटी हुई होगी तो ये फॉर्मेट आप नहीं बना सकते। आप रटे हुए होंगे तो आप लोगों को फॉर्मेट वही चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान जो होता है ना वो स्टार्ट करता है कि भाई यहाँ माउथ पार्ट होता है, माउथ के अंदर दांत होते हैं जो चबाने के काम में आते हैं, तो ये डाइजेशन के पूरे मैकेनिज्म के अंदर ये वाला पार्ट चला जाता है। लेकिन इसने पूछा स्टमक के अंदर, तो बच्चे ने बिल्कुल स्टमक, देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, माउथ से स्टार्ट कर दिया। अगर डाइजेशन स्टमक के अंदर पूछा है तो देखो सबसे एमाइलेज का इसने जो बताया डाइजेशन, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत माइनस के अंदर इसके पॉइंट्स चले जाते हैं या उसको समय की जो कम हो। लेकिन आप लोगों को अगर स्टमक के अंदर डाइजेशन पूछा तो ध्यान रखना है स्टमक के अंदर एंट्री कब हो जाती है, हमारे फंडिस वाले पार्ट, या जैसे हम लोग पायलोरिक स्फिंक्टर्स हो गया, यहाँ से हम जो डाइजेशन मतलब यहाँ के अंदर जो एंट्री करते हैं ना, यहाँ हम लोगों को बतानी पड़ेगी भाई यहाँ से एंट्री हुई है स्टमक के अंदर, तो यहाँ का डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट रहेगा, समय भी बचा पाओगे और दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है भाई। अमाइलेज के थ्रू इसने बता दिया कि भाई माल्टोज का डाइजेशन तो हो गया, मतलब माल्टोज का फॉर्मेशन तो हो गया, माल्टोज जो होगी वो कैसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी, तो बहुत अच्छा इसने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं हम मंगला की मानव में मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ। बहुत अच्छा लेबल्ड इसने चित्र बनाया। इससे अच्छा चित्र एक बच्चा 12th का बच्चा अगर बना सकता है तो मैं बहुत ही तारीफ़ करूंगा उस चीज़ की कि भाई बहुत अच्छा लेबल डायग्राम इसने यहाँ पर बनाया है। प्रमस्तिष्क का वर्णन कीजिए। इसने सेरेब्रम के बारे में बता रहा है, उसके फंक्शन के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रमस्तिष्क के 2 कार्य है, तो मतलब सेरेब्रम के बारे में अगर इसने मेंशन करा है इसके अंदर, अगर गायरी सरकाई और गायरी के बारे में बताया है इसने, इसके बारे में इसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भाई इसके अंदर जो होगा इसके फंक्शन बता दिए कि ये हेल्प करता है, हमारा सोचने के अंदर हेल्प करता है, ये हमारे है ना याददाश्त के लिए, अगर रिमेम्बरिंग के लिए याद रखता है, प्लानिंग के लिए याद रखता है, किसी भी कार्य के लिए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर इसने ये छोटे छोटे फंक्शंस अगर लिखे, देखो इसने नंबर देखो अकॉर्डिंग, मतलब सेरेब्रम के बारे में पूछा तो 2 मार्क्स के जितना मटेरियल लिखा है, अगर इसने फंक्शन पूछा है तो 1 मार्क्स के जितना इसने क्या करा है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है टॉपर्स के अंदर, आप लोगों को भी ये सीखनी चाहिए। अगर आप लोग 56 आउट ऑफ 56 ला सकते हो मार्क्स, तो अगर आप लोगों को 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स लाने हैं या 100 में से पूरे 100 मार्क्स लाने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखो कि 100 में से 100 मार्क्स लाने का तरीका यही हो सकता है कि आप लोग ये इस तरीके की जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है वो चीज़ें जो है वो ध्यान से देखो और इसी तरह से आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट इस
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी ये वीडियो अगर आप लोगों के फ्रेंड को पसंद आया हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने और दोस्तों के पास पहुँचाइए ताकि उन तक ये रिव्यू पहुँच सके और वो लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा बहुत जो होगा इससे सहायता प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। Welcome to the GetSet Bio. Stay tuned with us for other videos, other biology related videos.